मेरी आवाज आ रही है आपको? कोई एक जना बताएगा? हाँ, कुल जी बराबर आ रही है। ओके, हम शुरू करते हैं। आज हमें टॉपिक लेना है, दो टॉपिक है आज हमारे। पहला टॉपिक है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये क्या होता है? ईएसआर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता क्या है? ये पहले समझ लें कि ये एक्चुअली हमने एक ब्लड का सैंपल लेते हैं। ये होता क्या है पहले समझे। ये एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है एक टेस्ट होता है। ये इसलिए लिया जाता है कि इससे पता लग सकता है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कि अगर ये इसका मान, अगर इसका वैल्यू बढ़ी हुई है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन है। एक टेस्ट और हमने पहले बात करी थी जिसको हम सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन भी इन्फ्लेमेशन का मार्कर है और ईएसआर भी इन्फ्लेमेशन का मार्कर है। तो इन्फ्लेमेशन का मार्कर है जब ईएसआर, लेकिन ये जो है अकेला टेस्ट नहीं लिया जाता। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सीबीसी के साथ लिया जाता है, यानी कंप्लीट ब्लड पिक्चर के साथ ये टेस्ट किया जाता है ईएसआर। और ये हमें ये इंडिकेट कर देता है कि हमारी ब्लड में जो है कुछ इन्फ्लेमेशन क्रियाएं हो रही हैं। फिर अगर हो रही हैं तो फिर दूसरा टेस्ट हमारा सीआरपी का किया जाता है। उससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि किस एरिया में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। थोड़ा बहुत उससे मतलब आइडिया लग जाता है, जैसे कि हार्ट में हो रहा है या नहीं, या बॉडी में किसी और वजह से हो रहा है। कि जब सीआरपी से ये पता लग जाता है किसी और वजह से हो रहा है इन्फ्लेमेशन, ये आइडिया लग जाता है। लेकिन ईएसआर सीआरपी से कह सकते हैं कि उससे इसकी लिमिटेशन कम है, यानी कि ये कम वैल्यूबल है एज कंपेयर टू सीआरपी। लेकिन ये भी आपकी बॉडी में होने वाले इन्फ्लेमेशन को बताता है। अब इसको करते कैसे हैं? इसमें ऐसा होता है कि हमारी जो ब्लड होता है उसमें तीन चीजें होती हैं। जैसे कि अगर हमने अपनी टेस्ट ट्यूब के लिए में लिया और थोड़ी देर रखा रहने दिया तो नीचे आरबीसी इकट्ठे हो जाते हैं और ऊपर जो है प्लाज्मा हो जाता है। और बीच में एक बफी कोट होता है, बीच में जो एक बहुत हल्का सा जो है कोट बीच में जो है लेयर होती है, उसको बफी कोट बोलते हैं। ठीक है ना? अब ये कैसे करते हैं? हमने ब्लड लिया, उसमें से ब्लड लिया, आपकी किसी वेन्स में से ब्लड लिया, और ब्लड लेने के बाद इसको हमने एक जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें हमने रख लिया। और उस टेस्ट ट्यूब में ऊपर मार्क बने होते हैं, जैसे 0 है, 5 है, 10 है, 15 है एंड 20 है। ऐसे करके मार्क बने होते हैं। अब फिर ये देखते हैं कि आपका जो ब्लड है, जो आरबीसी है, वो नीचे सेडिमेंट होने लगता है। थोड़ी देर में वो सेडिमेंटेशन, वो मतलब नीचे की तरफ बैठने लगता है आरबीसी। आरबीसी हमारी बॉडी में जब जो आर्टरी के अंदर या वेन्स के अंदर होता है वहां पर वो नहीं बैठता है। वो कहाँ बैठता है? जब वो, क्योंकि वो इसलिए नहीं बैठता है हमारी आर्टरी और वेन्स में, क्योंकि वो फ्लो के अंदर होता है। जब ब्लड फ्लो में होता है, यानी कि हार्ट उसको पंप कर रहा होता है, तो वो ब्लड फ्लो में है आर्टरी और वेन्स में। वहां पर वो जो है सेडिमेंट, यानी कि वो रुकता नहीं है। लेकिन जब हम उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं तो वो ब्लड वहां पर रुक गया, तो आरबीसी नीचे की तरफ बैठने शुरू हो जाता है। वो आरबीसी थोड़े आपके वेट में थोड़ा ज्यादा होता है, नीचे की तरफ बैठने शुरू हो जाते हैं। तो अब ये देखते हैं कि 1 घंटे में कितने आरबीसी बैठे नीचे की तरफ, कितने नीचे की तरफ सेडिमेंटेशन हुए, उसकी हम बात करते हैं। तो एक 1 आवर में अगर किसी को 5 हुआ तो उसका 5 ईएसआर हो गया, किसी को 10 हुआ तो उसका 10 ईएसआर हो गया। तो ऐसे करके हम बात करते हैं कि 1 घंटे की पहले वैल्यू लेते हैं, फिर 2 घंटे की वैल्यू लेते हैं कि 1 घंटे में कितना ईएसआर है, कितना सेडिमेंटेशन हुआ, और 2 घंटे में कितना सेडिमेंटेशन हुआ। तो ऐसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। कोई बहुत टेस्ट ऐसा नहीं है, ये थोड़ी देर में ही पता लग जाता है इसका। 1 घंटे और 2 घंटे में इसका वैल्यू पता लग जाती है। इसका रोल क्या है? ईएसआर का रोल क्या है? कब इसकी रिक्वायरमेंट होती है? जैसे कि आपको कहीं बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। अब आप समझे कि इन्फ्लेमेशन क्यों होता है हमारी बॉडी में। जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में या वायरस कोई अटैक करता है तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। ये हमारी इम्यूनिटी का एक पार्ट है। हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, ये हमारी इम्यूनिटी का एक पार्ट है। समझे? या हमें कहीं इंजरी हो गई, कहीं पे हमें चोट लग गई, तो हमारी बॉडी में वो इन्फ्लेमेशन हो गया, है ना? तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी हमारे जो एंटीबॉडी इम्यून जो सिस्टम है हमारा, वो जो है रॉन्ग काम करना शुरू कर देता है, जिसको हम ऑटो इम्यून बोलते हैं, ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी बोलते हैं। तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग इन्फ्लेमेशन, योर आरबीसी जो है क्लिंग करने लगता है, यानी कि होल्ड करने लगता है, टुगेदर आपस में जुड़ने शुरू हो जाते हैं और वो एक क्लम्प बनाना शुरू कर देते हैं। जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो जो आरबीसी होते हैं वो आप आपस में क्लम्प करने शुरू हो जाते हैं।
This clumping affect the rate at which RBC sink inside a tube where a blood sample is placed. जब कुछ आरबीसी जुड़ जाएंगे आपस में इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो वो जल्दी से नीचे बैठने शुरू हो जाएंगे। एक एक आरबीसी जब नीचे बैठेगा वो थोड़ा देर में बैठेगा, यानी कि ईएसआर उसमें आपको कम आएगा। जल्दी जल्दी से जब नीचे बैठेगा यानी कि वो आपके इन्फ्लेमेशन की वजह से आरबीसी क्लम्प कर गए हैं, अब उनका वेट ज्यादा हो गया, वो जल्दी से नीचे बैठते हैं। ठीक है ना। द टेस्ट, ये जो टेस्ट है, लेट्स योर डॉक्टर सी हाउ मच क्लम्पिंग इज अकरिंग, यानी कि आपको ये बताता है कि आपको कैसे जो है क्लम्पिंग कैसे हो रही है। जितनी फास्टर होगी, यानी कि द फास्टर एंड फर्दर द सेल सिंक टुवर्ड द बॉटम ऑफ a test tube, the more likely it is that inflammation is present. जितनी जल्दी नीचे बैठने शुरू होंगे उसका मतलब ये होगा कि वो आपको बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट का इंडिकेशन दे देता है। However, it does not help pinpoint, मगर ये ऐसा नहीं बता रहा कि कौन सी डिसीज आपको हुई है, किस एरिया में आपको इन्फ्लेमेशन हुआ है, आपको कहीं पे मतलब हार्ट में है, लिवर में है, इंटेस्टाइन में, कहीं ऐसा इन्फ्लेमेशन को तो शो नहीं करता है ईएसआर, लेकिन हाँ इतना जरूर बता देता है कि आपकी बॉडी में जो है इन्फ्लेमेशन बॉडी में कहीं पे हो रही है। अब कैसे है ये जो है द ईएसआर टेस्ट कैन हेल्प मॉनिटर, किस किस चीज में मॉनिटर ये हेल्प करता है। जैसे ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी कंडीशन किसी को है, जैसे रिमोटाइड अर्थराइटिस किसी को है, या सिस्टेमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोस यानी कि एसएलई किसी को है, ये ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी है और इसमें जो है ईएसआर का मान बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। ठीक है ना। कोई कुछ अर्थराइटिस होते हैं उसमें भी आपके ईएसआर का मान बढ़ा हुआ होगा। कुछ मसल्स जो प्रॉब्लम है, जैसे सर्टेन मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉब्लम है, जैसे कि पॉलीमेलेजिया होता है, जिसमें आपको बॉडी में जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि आप कहीं भी हाथ में लगाते हो तो दर्द होता है ना, उसको पीएमआर बोलते हैं। इट इज ए डिसऑर्डर इन विच सर्टेन मसल्स ग्रुप बिकम्स इन्फ्लेम्ड, आपके मसल जब इन्फ्लेम्ड हो जाती है इसकी वजह से आपको पेन बहुत होता है, तो और स्टिफनेस हो जाती है, तो इसमें भी आपको ईएसआर का मान बढ़ावा मिलता है। You might need an ESR test if you experience symptom, और सिम्टम कैसा है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के हैं या अर्थराइटिस के हैं, या एक और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है आईबीएस, आईबीडी जो होता है, उसमें भी आपका ईएसआर का मान बड़ा मिलता है। तो इनमें से कहीं आपको कहीं पे ये डिसीज वेरी कर रही है, तो आपको जो ईएसआर बड़ा है, तो अगर या तो पेशेंट आपके पास आया है तो आपको उसे पता है कि उसका रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो आपको समझ में आ गया इसका ईएसआर बढ़ा हुआ है। ठीक है ना। तो या तो डिसीज लेके आया, नहीं तो वो आपको पता करना पड़ेगा कि इसको किस वजह से ईएसआर बढ़ रहा है। ठीक है ना। अगर आप किसी का हाई ईएसआर है, यानी कि हाई ईएसआर टेस्ट, उसकी वजह से क्या क्या वजह से हो सकता है उसका, एक तो एडवांस स्टेज, यानी कि थोड़ी ओल्ड एज जो होती है, एडवांस स्टेज होती है, उसमें ईएसआर थोड़ा बढ़ा हुआ होता है। प्रेगनेंसी में थोड़ा सा बढ़ जाता है, एनीमिया में, किडनी डिसीज में, ओबेसिटी, थायराइड डिसीज में, है ना, कुछ कैंसर है उसमें ईएसआर जो है वो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ कैंसरस ट्यूमर। अगर किसी को ट्यूमर है और इन्फ्लेमेशन ईएसआर उसका बढ़ा हुआ रहता है, तो वो आपको इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है ना। ऑटो इम्यून डिसीज जैसे ल्यूपस किसी को हुआ है, रोमेटाइड अर्थराइटिस किसी को हुआ है, या पॉलीमेलेजिया किसी को हुआ है, इसकी वजह से भी आपको ये ऑटो इम्यून डिसीज में भी आपका ईएसआर टेस्ट में हाई आएगा लेवल। कोई इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कोई बोन में इन्फेक्शन हुआ है, या मायोकार्डाइटिस यानी कि हार्ट में इन्फेक्शन हुआ है, पेरिकार्डाइटिस ये भी हार्ट का इन्फेक्शन है, इंडोकार्डाइटिस ये भी हार्ट का इन्फेक्शन है, रूमेटिक फीवर किसी को है, ये भी हार्ट में जो है रूमेटिक फीवर, आरएचडी में जो है जब रूमेटिक हार्ट डिसीज होती है उसमें आपको रूमेटिक फीवर होता है, तब भी ईएसआर का लेवल बढ़ा हुआ होता है। कोई स्किन इन्फेक्शन है तब भी, ट्यूबरकुलोसिस है तब भी, ये जो है आपका इसका लेवल जो है हाई मिलेगा। अब इसका जो लेवल कम कब हो सकता है, कॉजेज ऑफ लो ईएसआर टेस्ट रिजल्ट, जैसे कंजेनिटल हार्ट फेलियर किसी को है, यानी कि CHF हुआ है किसी को, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है, लो प्लाज्मा प्रोटीन किसी का है, जैसे कि किसी को किडनी की डिसीज है या लिवर की कोई डिसीज है, उसमें ईएसआर का लेवल बहुत कम आता है ना। ल्यूकोसाइटोसिस किया है किसी को, यानी कि आपके WBC बढ़े हुए हैं, है नहीं। पोलिसाइटीमिया वीरा है किसी को, यानी कि आपके बोन मैरो में कोई डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपके आरबीसी के जो साइज है, वो शेप वो चेंज हो रही है, चेंज है, या स्किल सेल एनीमिया है, तो इसमें भी आपको जो है ईएसआर का लेवल कम मिलेगा। क्लियर है। हमें ईएसआर के बारे में सिर्फ इतनी ही बात करनी थी कि ईएसआर क्या होता है, और इसको हम अगर ईएसआर किसी का बड़ा आता है
तो फिर सेकंड में हमें उसका सीआरपी टेस्ट कराना चाहिए। सीआरपी टेस्ट कराने के बाद हमें थोड़ा और क्लियर हो जाता है कि किस एरिया में उसको प्रॉब्लम हो रही है। यानी कि सीआरपी के बारे में एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, उसमें आप देख सकते हैं कि सीआरपी के लिए कि वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपका सीआरपी का वैल्यू कितना होता है, और उसके बाद उससे अदर कोई तो सीआरपी का वैल्यू कितना हो सकता है, ये हमने बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हमें आज बात करनी है ब्लड ग्रुप के बारे में। ये ब्लड ग्रुप क्या होता है, इसको हम आरएच फैक्टर भी बोलते हैं। सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप, या उसको हम आरएच फैक्टर भी बोलते हैं। ये क्या होता है, हमारी जो ब्लड ग्रुप्स होता है वो 4 तरह के ब्लड्स होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे ए ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, यानी कि 4 प्रकार के हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप होते हैं। तो अब ये जो है योर ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द जीन्स यू इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स। वो जीन पे डिपेंड करता है जो आपके पेरेंट्स से आपके बॉडी में आए हैं, ठीक है ना। अब ये ईच ग्रुप कैन बी आइदर आरएचडी पॉजिटिव एंड आरएचडी नेगेटिव। ये जो अब ये जो 4 थे ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इसका मतलब अब कितने हो गए हमारे ग्रुप, ये हो गए लगभग 8 हो गए, यानी कि ए बी ओ, एक नेगेटिव हुआ और एक पॉजिटिव हुआ। थोड़ा और मुझे आगे इसको बताना है। अब इसमें होता क्या है, एंटीबॉडीज एंड एंटीजन होते हैं हमारी बॉडी में। क्या होता है हमारी बॉडी में, एंटीबॉडीज होते हैं और एंटीजन होते हैं। ब्लड इज मेड अप ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हमारा जो ब्लड है वो बना है रेड ब्लड सेल से, व्हाइट ब्लड सेल से और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। और उसके बाद हमारे बीच इसमें क्या होता है, लिक्विड होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। हमारा जो ब्लड ग्रुप है ये आइडेंटिफाइड बाय एंटीबॉडीज एंड एंटीजन इन द ब्लड। वो ये इससे किससे पता लगता है, ये हमें एंटीबॉडी से और एंटीजन से पता लगता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो किस में है, किस एरिया में है। एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटीबॉडी जो प्रोटीन होता है जो कि प्लाज्मा में मिलता है, दे आर ए पार्ट ऑफ योर बॉडी नेचुरल डिफेंस। ये आपकी बॉडी का नेचुरल डिफेंस है, यानी कि कभी भी कोई इंफेक्शन आपकी बॉडी में आता है तो एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक डिफेंस सिस्टम का नेचुरल प्रोसेस है। दे रिकॉग्नाइज फॉरेन सब्सटेंस। ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, आपके फॉरेन सब्सटेंस यानी कि आपके बाहर से जो भी कोई भी बैक्टीरिया वायरस को या उसको पहचानते हैं, है ना। सच एज जीन जर्म्स है एंड अलर्ट योर इम्यून सिस्टम, और आपके इम्यून सिस्टम को अलर्ट करने का काम करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो ये आपका एंटीबॉडीज हुआ। एंटीजन क्या होता है, ये भी एक प्रोटीन है, मॉलिक्यूल फाउंड इन द सरफेस ऑफ योर रेड ब्लड सेल्स। जो आपका रेड ब्लड सेल्स होता है उसकी सरफेस पे पाया जाता है, इसको हम एंटीजन बोलते हैं। क्लियर है। ये कुछ फिगर मैंने ली है, जैसे कि ये आपका ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप ए बी है, ये ग्रुप ओ है। यानी 4 प्रकार के हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। जो ये आपका आरबीसी है, जो जो बीच में ये बना है ये आपका आरबीसी है, यानी कि रेड ब्लड सेल टाइप है। इसके आरबीसी के जो चारों तरफ सरफेस पे है ये क्या है, एंटीजन है। इसके चारों तरफ सरफेस पे कौन सा है, एंटीजन है। तो ये है एंटीजन इन रेड सरफेस। हमने ए एंटीजन है, इसको हमने जो है पिंक कलर से ले लिया कि ये ए एंटीजन है। जो अब इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा ये है ग्रुप बी, ये आरबीसी बी है, इसके चारों तरफ कौन सा है, इसके है बी एंटीजन है। यानी कि इसके चारों तरफ क्या है, इसको जो नीले रंग का है, ब्लू कलर का है, इसका जो है बी एंटीजन है। ए बी में क्या होता है, ए ग्रुप में दोनों होते हैं, यानी कि ए एंटीजन भी होता है और बी एंटीजन भी होता है उसके सरफेस पे। और ग्रुप जो ओ होता है उसके उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है ना। एंटीजन से हम पहचान करते हैं वो ए बी या ओ ग्रुप का है। फिर उसमें जैसे है कि जैसे ए ग्रुप है उसमें एंटीबॉडीज कौन सा होता है, ब्लू कलर का, यानी कि उसमें बी जो है एंटीबॉडीज होता है। यानी कि जो ग्रुप ए होता है उसमें एंटीबॉडीज कौन सी होती है, बी होती है। जो ग्रुप बी होता है यानी कि जो बी ग्रुप है उसमें एंटीबॉडीज कौन सी होती है, ए होती है। ए बी ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है, मतलब प्लाज्मा प्लाज्मा की हम बात करें, कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है। और ग्रुप ओ में जो है एंटीबॉडीज ए भी होती है और एंटीबॉडीज बी भी होती है। क्लियर है। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि ये कौन से ग्रुप का है। अब हम एक चीज और देखें, अगर हम रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द रॉन्ग ए बी ओ ग्रुप,
अगर हम किसी वजह से ए बी ओ ग्रुप को गलत तरीके से अगर किसी को हम दे देते हैं किसी पेशेंट को, कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, वो जो है लाइफ थ्रेटनिंग है, उससे डेथ होने के चांसेस भी होते हैं, नहीं तो किडनी फेल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन विद ग्रुप बी ब्लड इज गिवन ग्रुप ए ब्लड, देयर एंटी जो 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 ए एंटीबॉडीज जो हैं विल अटैक टू द ग्रुप ए सेल। जो एंटीबॉडीज है वो क्या करेगा, उसको मानेगा कि वो जो है फॉरेन मटेरियल है, यानी कि अगर हमने गलत ट्रांसफ्यूजन किसी को ब्लड कर दिया तो उसका जो एंटीबॉडीज होता है, उसको ए को जब बी दे दिया हमने, तो उसको वो सोचेगा कि ये जो है एंटीजन है, ये कोई बाहर की वायरस है, और उसको मार किल कर देगा। यानी कि आपको एकदम से किडनी जो है आपके जो है वो मरना शुरू हो जाएंगे सेल, और जो है किडनी पे एकदम से लोड आ जाएगा, हो सकता है किडनी फेल हो जाए या कोई ऐसा डिसीज आ सकती है। लाइफ थ्रेटनिंग है ये। This is why group A blood must never be given to someone who has group B blood or vice versa. A वाले को B ग्रुप का नहीं दिया जा सकता और B वाले को A ग्रुप का नहीं दिया सकता। एक ग्रुप है जैसे एज ग्रुप O जो है, रेड ब्लड सेल डू नॉट हैव द A और B एंटीजन। हमने दिखाया कि उस पे A और B कोई भी एंटीजन है नहीं होता है। इट कैन सेफली बी गिवन टू एनी अदर ग्रुप, ये जो है दूसरे ग्रुप को दिया जा सकता है, यानी कि ओ जो ब्लड ग्रुप है वो किसी को दिया जा सकता है, ए वाले को भी और बी वाले को भी। अब समझे ना, ए वाले को बी ग्रुप नहीं दिया जा सकता, बी वाले को ए ग्रुप नहीं दिया जा सकता, ए बी वाले को ओ का ग्रुप दिया जा सकता है, यानी कि उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है बाहर से। इन मोस्ट केसेस ओ आर एच डी नेगेटिव ब्लड कैन सेफली बी गिवन टू एनीवन। अब इसमें भी जो है जैसे एक ओ पॉजिटिव है और एक ओ नेगेटिव है। ओ नेगेटिव जो ब्लड है वो किसी को भी दिया जा सकता है, ओ पॉजिटिव है वो सिर्फ पॉजिटिव वालों को दिया जा सकता है, लेकिन ओ नेगेटिव जो ब्लड है वो पॉजिटिव वालों को भी दिया जा सकता है या नेगेटिव वालों को भी दिया जा सकता है। क्लियर है? It is often used in medical emergencies when the blood type is not immediately known. अगर आपको किसी को पता नहीं कि कौन सा ब्लड आपके पास है, तो एकदम से हमें इमरजेंसी में अगर किसी को ब्लड देना है तो ओ नेगेटिव ब्लड दिया जा सकता है इमरजेंसी में किसी को भी। It is safe for most recipient because it does not have any A, B और RHD। उसमें क्या है, ये किसी को भी दिया जा, ओ नेगेटिव जो ब्लड है किसी को भी दिया जा सकता है इमरजेंसी कंडीशन में। हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हमें उसका भी ब्लड टेस्ट करना है, उसको इतना भी टाइम नहीं है, तो एकदम से ओ नेगेटिव ब्लड उसको दिया जा सकता है। ठीक है। ऑन सर एक क्वेश्चन। जी जी सर वो पॉजिटिव का वो यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं सर, आप तो वो नेगेटिव बोल रहे हैं ना सर? ओ नेगेटिव अभी मैं दिखा रहा हूं उसकी पिक्चर आपको अगली। ये जो है, ये पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, रेड ब्लड सेल जो है जैसे ओ नेगेटिव है, ये डोनर है आपके, ये रेसिपेंट है ना, ये आपको रिसीव करने वाला है। ओ नेगेटिव जो है वो सबको दिया जा सकता है, ओ नेगेटिव को दिया जा सकता है, ओ पॉजिटिव को दिया जा सकता है, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव, सबको दिया जा सकता है आपका, ये यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है ना? ओ पॉजिटिव जो है वो ओ नेगेटिव को नहीं दिया जा सकता, ओ पॉजिटिव जो है ओ पॉजिटिव को दिया जा सकता है, ए पॉजिटिव को दिया जा सकता है, बी पॉजिटिव को दिया जा सकता है और ए बी पॉजिटिव को दिया जा सकता है। यानी कि जो पॉजिटिव जो है ओ पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव ग्रुप को दिया जा सकता है, ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। नेगेटिव को ये नहीं दिया जा सकता। क्लियर है? ए नेगेटिव जो ब्लड है वो ए नेगेटिव को दिया जा सकता है और ए पॉजिटिव को दिया जा सकता है। ए नेगेटिव ब्लड ए बी नेगेटिव को भी दिया जा सकता है और ए बी पॉजिटिव को भी दिया जा सकता है। लेकिन जो ए पॉजिटिव ब्लड होता है वो अपने को, यानी कि ए पॉजिटिव को ही दिया जा सकता है या ए बी पॉजिटिव को दिया जा सकता है। यानी कि ये सिर्फ दो ही को दिया जा सकता है, ए बी ए पॉजिटिव तो है ही, ए बी पॉजिटिव को भी दिया जा सकता है, नेगेटिव तो जा सकता है। जैसे बी नेगेटिव ब्लड है वो आपको बी नेगेटिव को तो चला जाएगा, बी पॉजिटिव को भी चला जाएगा, ए बी नेगेटिव को भी चला जाएगा और ए बी पॉजिटिव को भी चला जाएगा। जो बी पॉजिटिव जो ब्लड है वो सिर्फ आपको बी पॉजिटिव में ही जाएगा और ए बी पॉजिटिव में ही जाएगा। क्लियर है? अब जैसे ए बी नेगेटिव आपका ब्लड है वो ए बी नेगेटिव को भी जा सकता है और ए बी पॉजिटिव को भी जा सकता है, वो और किसी को नहीं जाएगा। जो ए बी पॉजिटिव ब्लड है वो इतना रेयर ब्लड हो गया कि वो सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही जा सकता है। तो ये एक पूरी टेबल है जो मैंने लिया है। तो ये तो आपका जो ए बी पॉजिटिव एक रेयर ब्लड हो गया, ये सिर्फ उसी को दिया जा सकता है जिसका ए बी पॉजिटिव ब्लड है। बाकी जो है नेगेटिव ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव दोनों को दिया जा सकता है। ये आपकी अभी क्लियर है आपकी बात?
मेरे से भी किसी ने क्वेश्चन किया था, तो ये अभी वो पॉजिटिव को यूनिवर्सल डोनर बोल के आता है सर सभी भी। आपने तो वो नेगेटिव बोल रहा सर, इसलिए मेरे को कंफ्यूज था, इसलिए पूछा। नहीं, ये क्लियर है अभी मैं, ये ओ नेगेटिव है जो यूनिवर्सल डोनर है सर। ये कुछ कंफ्यूजन आपको ओके है सर। कि ओ नेगेटिव सबको दिया जा सकता है, ओ पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव वालों को दिया जा सकता है। ठीक है सर। हमारा ये सीबीसी का पूरा चैप्टर हमारा अभी ये खत्म होता है, यानी कि इतना ही हमारा ये चैप्टर था। हम अभी ये एक दिन छोड़ के हम कुछ ना कुछ करेंगे। अभी मुझे टाइफाइड के बारे में बात करनी है, फिर मुझे थायराइड के बारे में बात करनी है, तो कोई ना कोई ब्लड टेस्ट के बारे में हम बात करते रहेंगे। जो लोग जुड़े हैं तो जुड़े रहे मेरे से, कुछ क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं। क्लियर है? पंकज जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी हमने मेरा पहले उस दिन क्वेश्चन पुट किया था कि लीवर हीट शो नहीं कर रहा और आरबीसी के कारण से हम उसको लीवर हीट का देखते हैं। अब ब्लड टेस्ट अगर हम देखेंगे, मान लीजिए किसी के प्लेटलेट्स भी कम आ रहे हैं और उसका आरबीसी फैक्टर, आरबीसी सेल भी कम आ रहे हैं और उसको न्यूट्रोफिल में भी कोई दिक्कत आ रहा है, तो फिर हम उसको किस हिसाब से कंसिडर करेंगे ट्रीटमेंट के हिसाब से? मीन्स कि हमको जैसे अब आरबीसी के लिए तो हमने लीवर हीट लगा दिया और प्लेटलेट्स का अगर आ रहा है तो वो स्प्लिन का ट्रीटमेंट चलना चाहिए। तो हमको कंसीडर किस हिसाब से करना चाहिए, टेस्ट के हिसाब से या टंग के हिसाब से? नहीं, टंग के हिसाब, टंग का तो हम बाद में लेंगे। टेस्ट, एक तो टेस्ट हमारे पास है ब्लड का, तो हम उस पर भी कंसिडर करेंगे। दूसरा सिम्टम के हिसाब से चलेंगे। अब सिम्टम मुझे बताओगे वहां पे, जैसे लीवर हीट के सिम्टम है, उनको एक्सिस ऑफ ब्लीडिंग हो रही है, मतलब मेंसेस ब्लीडिंग एक्सिस हो रही है, तो हम लीवर हीट हमारा क्लियर हो गया है। अगर उनका प्लेटलेट्स कम आ रहा है तो उनको फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है। प्लेटलेट जब भी कम आएंगे, कोई इन्फेक्शन बॉडी में है, तभी प्लेटलेट कम होने शुरू होते हैं। लीवर हीट जब ज्यादा बढ़ेगी तब भी प्लेटलेट कम हो सकते हैं, लेकिन ये वायरल में ज्यादा होता है। तो अब आपको लीवर हीट का ट्रीटमेंट तो देना है, साथ में स्प्लीन इज नॉट कंट्रोलिंग ब्लड का भी ट्रीटमेंट देना है। जी ठीक है, धन्यवाद पंकज जी। जी, आप तो फार्मेसी। जी सर। सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर अभी ये सर कंट्रोल करने के लिए हम रिंग, लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं सर। जी साथ में क्या लीवर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं सर टीसीएम में? तो नहीं, इसका ही बाकी बस है सर। सर, जो रिंग ईएसआर फिंगर का ट्रीटमेंट है जो आपने किया, जो कि लेफ्ट रिंग फिंगर पे जो भी आपने ट्रीटमेंट किया है, वो आयुर्वेदिक के हिसाब से वो कर सकते हैं, लेकिन वो हाँ सर। वो एक जनरल ट्रीटमेंट हुआ सर। वो ईएसआर बढ़ा है, ईएसआर का ओके ट्रीटमेंट हुआ। हमें कॉज का ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारा ट्रीटमेंट पूरा होगा। कॉज को हमें फाइंड आउट करना होगा, तो और कॉज का ट्रीटमेंट हमें करना ही होगा, करना ही ओके होगा। सर, ओके ओके। कास का ट्रीटमेंट करके साथ करने तो आपका ये सर भी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ईएसआर का ट्रीटमेंट करें, कोई बात नहीं है, लेकिन कॉज का ट्रीटमेंट अगर नहीं करेंगे तो ईएसआर से कॉज ठीक नहीं होगा। कभी भी ईएसआर का ट्रीटमेंट करने से कॉज ठीक नहीं होगा, ओके सर। है ना। जैसे कि अब आपने स्टेरॉइड ले लिया, स्टेरॉइड लेने ओके से क्या सर। कॉज ठीक नहीं होगा? डिसीज ठीक होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन कॉज ठीक नहीं होगा। ओ सर। जी ओके सर एक सर। क्वेश्चन हमारा है, हाँ जी। ईएसआर का सर एक्सपर्ट वैल्यू क्या होता है? मतलब जीरो, वो अलग अलग मशीन के हिसाब से होता है। 0 to 5 अगर हमने लिया, वो नॉर्मल वैल्यू के अंदर काउंट कर रहे हैं हमसे। 0 to 5 सर। हाँ, हर मशीन, नो, हर इट्स उसका नॉट अलग 0 to 5 सर, इट्स मेल फॉर अलग होता है, मैंने उसमें सर, बताया। मेल फॉर 0 to 10 सर, फीमेल। हाँ, ये फिर मुझे देख के बताना पड़ेगा, मैं कंफ्यूज हो गया इट्स यहाँ पे। मेल 0 to 5 10 हाँ, सर, फॉर फीमेल 0 to 5। हाँ सर। क्योंकि सर मैंने करवाया था तो जी। एक रिपोर्ट में यूजुअली 20 फॉर mm मेल आता है, 0 to एक में 10। 10 आता है। हाँ, नहीं, अलग अलग है। मतलब किसी की मशीन में जैसे है वो जो नॉर्मल वैल्यू साइड में लिखी है उसी से हम कंसीडर करेंगे, है ना। किसी में 0 to 5 लिखा होगा, और किसी सर में 0 to 7। एवरेज, जी, सर जो एवरेज लिखा रहता है उसका क्या अर्थ होता है उसमें? नहीं जैसे समझा। फर्स्ट आवर का दिया है, सेकंड आवर, फिर एवरेज निकालते हैं। हाँ, तो फर्स्ट आवर में कितना सेडिमेंटेशन हुआ, सेकंड आवर में कितना हम्म, हुआ, उसको उसके बाद एवरेज को लेंगे फिर हम उसका, हम्म। कि उसका ईएसआर, जो एवरेज को ईएसआर को कंसीडर करेंगे। नहीं हो रहा। गूगल से हिसाब है तो ये एरिथमेटिक सेडिमेंटेशन ट्रेन रेट बोलते हैं सर। जी हाँ, वो ऑक्सीजन कैरी करने वाला सेल्स आपने कितना कैरी करता है वो बताते हैं सर, इसलिए आपको मैं कंफ्यूज था उसमें। हाँ,
ये आपका ये बहुत बड़ा सेडिमेंटेशन। हाँ, बहुत बड़ा रिपोर्ट नहीं है ये रिपोर्ट ऐसा है कि बस हाँ, आपको बॉडी में इन्फ्लेमेशन बताता है। हमने सिर्फ इतना पढ़ना, इन्फ्लेमेशन जब बॉडी में बताता हूँ। होगा तो ये क्लम्प करेगा आपस में और हाँ, जल्दी से बैठना शुरू कर देगा। ये सर है। हाँ सर, हाँ सर, वो अभी तो मैं सर्च किया सर, पहले सर ये सर बोले तो क्या बोलते हैं सर, जस्ट द ब्लड सेल्स दोज आर कैरिंग द ऑक्सीजन, सो हाँ। दे आर गोइंग टू बी गेट डाउन, दैट व्हाट आई थॉट इज सर। नहीं, इन Okay, आपस में क्लम्प करते हैं, जुड़ने लगते हैं, आपस में क्लम्प करने लगते हैं। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू। जी। ओके, फिर हम वेरी थैंक्स सर, आपके ये सब रिपोर्ट पढ़ाने से ना बहुत सारा समझ में आ जा रहा है, एकदम अच्छे से क्लियर हो जा रहा है ये चीज। अपनी अपनी रिपोर्ट्स निकाल के उसको क्लियरिफाई करने में बहुत आसानी हो रही है। हाँ, अगर अभी ये सीबीसी का आपने पूरा कर लिया है, अगर इसको वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपकी बहुत चीजें क्लियर होंगी। मैं मतलब ये, क्योंकि ये अलग है, इसके साथ मैं उसको कोरिलेट कर सकता हूँ, टीसीएम को कोरिलेट किया जा सकता है इसको, कि हमें किस, जैसे ये बढ़ा है तो हमें क्या ट्रीटमेंट देना है, किया जा सकता है। तो अगर हम सर। एक दिन कभी की ये टॉपिक भी लेंगे कि ये इसमें है तो हम क्या ट्रीटमेंट करें, ऐसा भी ले सकते हैं बाद में। हाँ सर, इसको लीजिए ना सर, बहुत बिल्कुल, अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। क्योंकि ले सकता हूँ सीबीसी का जो अभी हमने पूरा लिया है, इसमें से हमें क्या ट्रीटमेंट करना है वो लिया जा सकता है। थैंक यू सर। जी, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं आपको, मैं अनाउंस करूंगा कि कब हमें मिलना है, एक दिन छोड़ के मिलते हैं, और मुझे कौन सा डिसीज के बारे में बात करेंगे वो मैं आपको अनाउंस करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।